दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। यह वीडियो हिंदी भाषा के वर्णमाला सेक्शन से रिलेटेड होगा और इस सेक्शन से हर परीक्षा में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं जिन एग्जाम में हिंदी भाषा पूछी जाती है। तो हमें पढ़ना है वर्णमाला। अभी वर्णमाला होती क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वर्णमाला को अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहता है वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। आपको वही टिक करना है और आगे बढ़ना है। अब बात की जाए, वर्णमाला है, ये वर्णों का समूह है, तो मतलब इसमें कुछ निश्चित संख्या में वर्ण भी होंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? जैसे कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, इसी प्रकार हिंदी में कितने होने चाहिए? इससे रिलेटेड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन में दिया रहता है 50, 51, 52 या 53। तो अभी हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और जानते हैं आखिर हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है कितनी। तो देखिए, ये तो हमेशा विवाद का विषय रहा है कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण होने चाहिए। किसी के हिसाब से 43 होते हैं, किसी के हिसाब से 45 होते हैं, कोई बताता है 51 है। तो ये तो बहुत ही विकट समस्या है। हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हमें वर्णों की निश्चित संख्या ही पता नहीं है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 2 सदस्यों को रखा गया। कौन कौन थे? पहले तो एक हिंदी के प्रोफेसर थे। देखिए, प्रोफेसर अगर हिंदी का होगा तो उसको क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। तो एक गुरु थे और एक और इनकी असिस्टेंट थे। असिस्टेंट थे मतलब हिंदी में उसको कहते हैं सेवक या दास। तो दूसरा व्यक्ति था दास इनका। अब इन दोनों को हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं यह जानने का टास्क सौंपा गया और इनको रात भर का समय दिया गया कि आप रात भर में बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आप उसको ध्यान से सुनिए। आपको परीक्षा में बनने वाले इससे 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए, आप एक बात तो जानते ही होंगे, जो असिस्टेंट होता है यानी कि दास, वो गुरु से तो छोटा होता ही है, तभी तो वो इसका असिस्टेंट है। कम उम्र वाले को अंग्रेजी में कहते हैं टीनेजर, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन हिंदी में उसको क्या कहते हैं तो आपको पता होगा। अगर कोई व्यक्ति जवान है तो उसको युवक कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जवान से थोड़ा कम है, यानी कि अंग्रेजी में तो उसको टीनेजर कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहेंगे? हिंदी में उसको कहते हैं किशोर। तो किशोर हो या किशोरी, उम्र तो उतनी ही होगी, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग किशोरी। तो किशोरी दास ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में लिखा कि हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण होते हैं। अब ये रिपोर्ट उन्होंने अपने गुरु को दिखाई। तो गुरु ने जब ये रिपोर्ट देखी तो गुरु ने देखा इसमें कुछ कम था, यानी कि ये रिपोर्ट सही नहीं थी, इसमें अभी कुछ कमी थी। गुरु ने देखा इसमें कुछ कम था। क्या कम था? गुरु ने देखा इसमें 3 वर्ण कम थे, यानी कि गुरु ने बताया कि हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। ये पहली घटना नहीं थी जब इनकी रिपोर्ट को इन्होंने बताया हो कि आपकी रिपोर्ट में कुछ कमी है। ये किशोरी दास की हर रिपोर्ट में बता देते कि कोई ना कोई कमी है। तो आपको याद होगा, जब कोई टीचर बार बार कोई हरकत करता है तो उसको चिढ़ाने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं, कोई ना कोई कोड वर्ड में नाम रख देते हैं जिससे टीचर जान भी ना पाए और हम उसको चिढ़ाते भी रहते हैं। तो इनके असिस्टेंट ने भी ऐसा ही किया, हर रिपोर्ट में बता देते इसमें कुछ कम था, इसमें कुछ कम था, तो इनका नाम ही रख दिया काम था, जिससे इनको पता भी न चले। कोड वर्ड में इनका नाम रख दिया काम था, यानी कि कम था। जब इन दोनों ने अपना अपना सुझाव दे दिया कि हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण होते हैं, गुरु ने बता दिया 46 वर्ण होते हैं, इनको रात भर का टास्क दिया गया था। जब सुबह हुई और सूर्य उदय हुआ, तो देखिए, सूर्य को हिंदी में नारायण भी कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची होता है नारायण। तो यह कह लीजिए सूर्योदय हुआ या नारायण उदय हुआ। जब सूर्योदय हुआ तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने सबकी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हिंदी में वर्णों की संख्या बताई थी। तो इन दोनों को 51 रुपए का पुरस्कार दिया गया। आपको पता ही है, 11 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का और 101 रुपए का पुरस्कार शुभ माना जाता है, तो उन दोनों को दिया गया। देखिए, अब हमें इस स्टोरी से 3 क्वेश्चन याद हो चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टोरी नहीं बल्कि हिंदी के 3 प्रोफेसर हैं
पहले हम इस रुपीस के सिंबल को हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, जो पहला व्यक्ति था जिसने हिंदी में वर्णों की संख्या 43 बताई थी, वो और कोई नहीं बल्कि किशोरीदास वाजपेयी थे। और दूसरा जो गुरु था, जो हमेशा कमता बता देता था, वो थे कामता प्रसाद गुरु। तीसरे व्यक्ति थे, वो थे उदय नारायण तिवारी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किशोरीदास वाजपेयी के हिसाब से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 43। कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 46। और उदय नारायण तिवारी के हिसाब से वर्णों की संख्या कितनी है? तो है 51। तो 51 तो आपको याद रह जाएगा। अब बात करते हैं ये आपको कैसे याद रहेगा। आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में 40 के आसपास तो अक्षर होंगे ही, 40 से कम नहीं होंगे, 40-50 के बीच में होंगे। तो फिर 40 के बाद ये 43 कैसे याद रहे? तो इसको भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए ये 3 है ना, 3, ये कैसे याद रखें? तो आप देखिए यहाँ पर 3 ही व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति के नाम में 3 ही अक्षर हैं, तो आप ऐसे इसको 3 को याद रख सकते हैं। और उसके बाद 43 से 46, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। 3 की कमी इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के नाम में 3 ही शब्द हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग रटते रहते हैं लेकिन हम लोग को कभी याद नहीं होते। उम्मीद है इस छोटी सी स्टोरी के डिस्कशन से आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। लेखन के लिए हमें कम से कम 52 वर्णों की आवश्यकता तो होती ही है। इससे कम होंगे तो हम हिंदी भाषा को लिख नहीं पाएंगे। 52 में 11 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 वर्ण और होते हैं। ये 2 वर्ण कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे। जब इनका टोटल किया जाता है तो ये 52 होते हैं। अब एग्जाम का जो क्वेश्चन हमने स्किप किया था उसको दोबारा से देखते हैं। पूछा गया है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा है, इसमें साफ साफ लिखा है कितनी मानी गई है, यानी कि ये निश्चित नहीं है। तो इसमें तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। जब तक नाम देकर ना पूछा जाए कि किशोरीदास वाजपेयी ने कितनी मानी है, उदय नारायण तिवारी ने कितनी मानी है, तो हमें आंसर लगाना है 52। ये 52 वाला। जब किसी का नाम देकर पूछा जाए तो उसके द्वारा बताई गए वर्णों की संख्या को टिक करना है। जब किसी का नाम न दिया जाए तो 52 टिक करना है। तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग वर्णमाला को 2 मेन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को भी अगर हम आगे डिवाइड करें तो स्वर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसमें सारे ह्रस्व स्वर आते हैं, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके बचे हुए स्वर आ जाएंगे जिनकी संख्या 7 होती है। इसी प्रकार व्यंजन को डिवाइड करें तो व्यंजन भी आपके 4 मेन सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, जिसमें का वर्ग से पा वर्ग तक के वर्ण आते हैं और बिंदी वाला डा और ढा भी आता है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, इसमें भी आपके 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। अगला होता है ऊष्म व्यंजन, जिसमें आपके तीनों टाइप के सा और हा वर्ण आता है। लास्ट होता है संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ, त्र, ज्ञा और स्रा आते हैं। आपको इन्हें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बारी बारी से सब पर डिस्कशन करेंगे तो आपको सारे डिस्कशन से याद हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे इनका टोटल तो 50 ही है, जबकि हमने देखा था लेखन के लिए हमें 52 वर्णों की आवश्यकता पड़ रही है। तो कौन से 2 वर्ण छूट रहे हैं? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमने अभी 2 वर्णों को छोड़ा है। कौन कौन से वर्ण हैं? आप हमेशा पढ़ते आए हैं, ओ औ के बाद अंग अहा आता है, वो तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं किए गए हैं। क्यों सम्मिलित नहीं किए गए हैं? क्योंकि अंग अहा ना तो स्वर में है ना तो व्यंजन में है, फिर भी इनको वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है, तभी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब ये ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन है, तो ये हैं क्या? तो इनको कहते हैं अयोगवाह। अब ये अयोगवाह क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कशन से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्वर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे व्यंजन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्वर से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करेंगे स्वर से रिलेटेड। तो देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं स्वर होता क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता होगा। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं।
तो हम यहाँ पर सारे स्वरों को लिखते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा आ से लेकर अंग आहा तक। अंग आहा भी तो बचपन में हमने स्वर में ही पढ़ा था, तब तो हमें पता नहीं था कि ये स्वर ना होकर अयोगवाह हैं। तो इनको भी अभी हम लोग स्वर में ही सम्मिलित करते हैं। एक और स्वर होता है जो हम लोग बचपन में इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा होता है वो? ऋषि वाला री, जिससे ऋषि वर्ड बनता है। लेकिन समस्या है ऋषि को कहाँ रखा जाए। देखिए टोटल कितने लिखे हुए हैं, ये टोटल 12 लेटर लिखे हुए हैं। तो हमने 6 आगे से छोड़ दिए और 6 पीछे से छोड़ दिए और बीच में ऋषि वाले री को रख दिया। तो यही इसका एग्जैक्ट स्थान होता है। यहीं पर ये बड़ा ऊ के बाद री आता है। अब अंग और आहा तो अयोगवाहा है, तो ये तो स्वर में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो टोटल हमारे पास कितने बचते हैं? 11 स्वर बचते हैं। अब इनको भी आगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में डिवाइड किया गया है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। देखिए कौन कौन से स्वर के उच्चारण में कम समय लग रहा है। तो इनका एग्जाम्पल है छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अब बोल के देखिए, जब इनको बोलते हैं तो बहुत ही कम समय लगता है। जैसे इसमें अ, ई, उ, री बहुत ही कम समय लग रहा है दीर्घ स्वरों की अपेक्षा। जब आप दीर्घ स्वरों को बोलेंगे तो अधिक समय लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बचे हुए सारे स्वर इसमें आ जाएंगे। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, आप बोल के देख लीजिए। जब आप आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, ऊ बोलेंगे, तो आपको इनकी अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए ह्रस्व स्वरों के ऑप्शन में दे देता है ए या ओ। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं कहीं ए या ओ ह्रस्व स्वर तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों दीर्घ स्वर होते हैं। क्यों होते हैं दीर्घ स्वर? क्योंकि इनको बोलने में अधिक समय लगता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ए और ओ ह्रस्व नहीं बल्कि दीर्घ स्वर हैं। एग्जाम में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग एग्जाम हॉल में लिखने लगते हैं आ से लेके अह तक, और जब लिखते हैं तो ऋषि को छोड़ देते हैं और अंग आहा को शामिल कर लेते हैं। तो हमारी टोटल संख्या जो निकलती है वो निकलती है 12। और हम लोग 12 टिक करते हैं, सोचते हैं अरे क्वेश्चन तो हमने सही कर दिया। और बाद में जब स्कोर कार्ड देखते हैं तो उस क्वेश्चन का तो नंबर गया ही गया और साथ में वो माइनस मार्किंग भी ले आया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 11। 11 कौन कौन से? आ से लेकर आओ तक, और साथ में ऋषि को भी शामिल किया जाए तो आप इन सबको गिनेंगे तो टोटल 11 स्वर होते हैं। यही वो छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो एग्जाम में हम करते हैं। अब अंग और आहा स्वर नहीं है, ये अयोगवाह हैं। तो हमें याद कैसे रहेगा कि अयोगवाह हैं? तो इसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए ये जो अंग है इसमें कौन कौन से वर्ड छुपे हुए हैं? अ छुपा हुआ है और ना छुपा हुआ है। जबकि स्वर तो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इस अंग का आप एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब इस अंग की सहायता से कौन कौन से शब्द लिखे जाते हैं। तो देखिए एक तो ये शब्द है अंग। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अगर हम इस अंग की बिंदी का प्रयोग ना करें, उसको ना का यूज करके भी इसको लिखा जा सकता है अंग। जैसे ये लिखा है मंगल, मंगल को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ये लिखा है संविधान, तो इसमें ना की बजाय माँ का प्रयोग करके संविधान भी तो लिखा जा सकता है। और यही कहानी है अह की, इसमें भी 2 वर्ण छुपे हुए हैं। तो अंग और आहा की जो क्वालिटी होती है उनकी डबल क्वालिटी होती है, यानी कि उनका डबल कैरेक्टर होता है। उनमें ना तो स्वर का कैरेक्टर होता है ना ही व्यंजन का। इस डबल कैरेक्टर की वजह से इन दोनों वर्णों को विवाह के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब जिसका कैरेक्टर डबल होगा, आप जानते ही हैं, उसका विवाह नहीं किया जाता है, उसको विवाह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इन दोनों वर्णों का भी कैरेक्टर डबल है, इसलिए इन दोनों वर्णों को विवाह के अयोग्य यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं आपको डिस्कशन में ये सब बता रहा हूँ, जिससे आपको कम से कम ये शब्द अयोग्य याद रह सके। तो छोटे से डिस्कशन से हमने जाना कि अंग और आहा को अयोग्य क्यों कहते हैं। आई होप आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्यों कहते हैं। अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे
वर्गीकरण किस बेस पे करेंगे? तो वर्गीकरण हम 2 बेस पर करेंगे। पहला कौन सा? पहला तो करेंगे हम जीभ के आधार पर और दूसरा करेंगे मुंह खुलने के आधार पर। अब ये जीभ के आधार पर और मुंह खुलने के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे? तो अब ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई स्वर बोलते हैं या कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ मटकती है। अब वो जीभ मटक कर या तो मुंह के अगले भाग से टकराएगी या पीछे वाले भाग से टकराएगी। तो उसी आधार पे हम जीभ के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। और जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो मुंह भी तो खोलते हैं या मुंह कम खोलते हैं या ज्यादा खोलते हैं। तो हम मुंह कितना खोलते हैं उस आधार पर भी तो स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यही दो हमारे मेन बेस होंगे स्वरों के वर्गीकरण के। पहले हम लोग देखते हैं जीभ के आधार पर। तो जिन स्वरों को बोलते हुए हमारी जीभ मुंह के अगले हिस्से पर टकराती है तो उनको कहते हैं अग्रस्वर। अब जब अग्रस्वर है तो कोई ना कोई पश्च स्वर भी होंगे और अग्रस्वर और पश्च स्वर के अलावा एक मध्य स्वर भी होता है। तो जीभ के आधार पर स्वरों को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो अंग्रेजी में तो एग्जाम्पल होता है, लेकिन अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में होता है उदाहरण। लेकिन अंग्रेजी में उदाहरण को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? अगर किसी चीज का हमें एग्जाम्पल देना हो तो शॉर्ट में लिखना हो एग्जाम्पल को, तो हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं उसको IE। ऐसे ही तो लिखते हैं ना। किसी चीज का एग्जाम्पल अगर अंग्रेजी में लिखना हो, यानी कि एग्जाम्पल वर्ड को शॉर्ट में लिखना हो तो उसको हम IE लिखते हैं ना। तो अग्र स्वर का एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? छोटा ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अभी आप सब्र रखिए, आपको सारे स्वर एकदम जबान पर रट जाएंगे। अब बस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरी बात को सुनिए गौर से। तो अग्र स्वर में तो ये 4 हो गए। मध्य स्वर में केवल आपको एक याद रखना है। मध्य स्वर में कौन सा याद रखना है? छोटा आ। और बचे हुए जो सारे हैं वो पश्च स्वर होंगे। कौन कौन से बचे हुए हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ बचे हुए हैं। ये सारे पश्च स्वर में हो जाएंगे। अब देखिए ये आपको याद कैसे होंगे? तो याद तो हो गए आपको। कैसे याद हो गए? हमने अग्र स्वर का एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल देते समय एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म लिखा था IE। अब देखिए थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन की मदद लेते हैं तो आप पाएंगे ये जो 2 अक्षर हैं IE, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखा जाए तो IE से ई और ए के अलावा हिंदी का कोई भी अक्षर नहीं बनता है। आप चेक कर सकते हैं, इनमें से किसी भी वर्ण की स्पेलिंग IE नहीं है। तो आपको केवल अग्र स्वर का एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल को क्या कहते हैं? शॉर्ट में IE कहते हैं। वो IE से कौन से वर्ण बनते हैं? केवल ये वाले वर्ण बनते हैं। बाकी आपको सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि मध्य स्वर में तो केवल आ होता है, छोटा वाला। इसको तो याद रखना बहुत सिंपल है। और बचे हुए सारे तो पश्च स्वर में आ गए हैं। अब देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुंह खुलने के आधार पर ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है समृत स्वर और दूसरा होता है विवृत स्वर। अब इन दोनों का एक एक छोटा वाई भी होता है। जैसे समृत स्वर का होता है अर्ध समृत और विवृत का होता है अर्ध विवृत। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब याद कैसे होंगे, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो कैसे याद होंगे। अब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो हर चीज से डरते रहेंगे। छोटे बच्चे तो इंजेक्शन से डरते हैं। आप सब भी जब छोटे होंगे तो इंजेक्शन से बहुत डरते होंगे। जब आपको बुखार होता होगा, अस्पताल में जाते होंगे तो डॉक्टर आपको सुई लगाता होगा, और जब इंजेक्शन लगा भी नहीं होता है, डॉक्टर केवल स्प्रिट लगा रहा होता है, तो आपके मुंह से निकल आता है उई, और डॉक्टर कहता है अभी तो इंजेक्शन लगा भी नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब ये वर्ण आपके मुंह से निकलते हैं उई, तो आपकी कंडीशन क्या होती है? आपकी जो दत्ती होती है वो डर के मारे पूरी बंधी हुई रहती है, यानी कि मुंह बहुत कम खुला रहता है। जब दत्ती सी पूरी बंधी रहेगी तो मुंह तो सबसे कम खुला रहेगा, तभी तो ये वर्ण निकलते हैं उई वाले। तो इससे हमें समृत स्वर याद हो जाते हैं। कौन कौन से याद हो जाते हैं? कुछ लोग कहेंगे जब मैं छोटा था तो इंजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरता था। डरते तो थे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अलग बात है। तो उन्होंने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी कि आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई तो चूहा बोला उई। तो चूहा भी उई बोल रहा है, यानी कि वो भी कैसे बोल रहा है? अपना पूरा मुंह बंद करके आवाज निकाल रहा है। आप भी इंजेक्शन लगते समय जब डर के मारे बोलते थे तो आपका भी तो मुंह पूरा बंद हो जाता था और ये दोनों वर्ण निकलते थे उई वाले। तो देखिए आपको समृत स्वर तो इस डिस्कशन से पूरी तरीके से याद हो गए। यानी कि समृत स्वर में कौन कौन से आ रहे हैं?
बड़ा ऊ आ रहा है और बड़ी ई आ रहा है। अब समृद्ध स्वर होते कौन से स्वर हैं? जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुंह सबसे कम खुलता है, या पूरी तरह बंद होता है, बस थोड़ा सा खुलता है, तो वो होते हैं समृद्ध स्वर। अब ये है समृद्ध का छोटा भाई अर्ध समृद्ध। क्योंकि ये समृद्ध का छोटा भाई है तो इन वर्णों के छोटे भाई इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से? छोटा ई और छोटा ऊ। अब बात करें विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर में बचे हुए सारे स्वरों के बड़े भाई आ जाएंगे। कौन कौन से बड़े भाई? बड़ा आ, ए और औ। और अर्ध विवृत, विवृत का छोटा भाई है, तो इन तीनों वर्णों के छोटे भाई इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से? छोटा आ, ए और ओ। देखिए, ये डिस्कशन केवल एक तरीका है आपको ये स्वर याद कराने के। ये स्वर मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में इन्हीं से क्वेश्चन भर भर के बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, और आप ये क्वेश्चन रटते रटते परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन शाम को भूल जाते हैं। मेरा प्रयास केवल यही है कि आप इनको रटे नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के इनको याद करें। जैसे अग्र स्वर में हमने केवल एक याद कर लिया, उसी तरह के समृद्ध स्वर में हमने केवल स्टोरी के माध्यम से याद कर लिया। बचे हुए सारे तो देखिए लॉजिक में लगे हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे क्रम में लगे हुए हैं पहले से ही। अब आप सोचिए, क्या इन स्वरों के अलावा भी और कोई स्वर हो सकता है जिसकी आवश्यकता हमें किसी शब्द के लेखन के लिए पड़े? जैसे कि हम कोई शब्द लिखते हैं, मान लीजिए डॉक्टर। अब आप एक चीज देखिए, डॉक्टर में ये चंद्र बिंदु वाला स्वर आया है, वो तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो ये डॉक्टर वाला स्वर कौन सा है? तो डॉक्टर वाला स्वर है ये चांद बिंदी वाला ओ। ये एक स्पेशल वर्ण है। क्यों है स्पेशल? क्योंकि इसकी जगह हम अगर कोई दूसरा स्वर उपयोग करते हैं तो फिर वो वाला अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर के केस में देखें तो हम अगर इसका यूज ना करें तो हम सीधा सीधा लिखें डॉक्टर, तो वो मजा नहीं आ रहा, यानी कि वो अर्थ नहीं निकल रहा। या हम दूसरा स्वर यूज करें डॉक्टर, तब भी देखिए सही तो केवल यही वाला है, ये दोनों तो गलत लिखे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लें हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो केवल सही लिखा है ये वाला, जबकि ये दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये गलत लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मॉल, ये सुपरमार्केट वाला मॉल है। जब हम इसको बिना ओ के लिखने के लिए ट्राई करते हैं तो ये हो जाता है माल, तो इसका तो अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। जैसे कि माल होता है सुपरमार्केट जिसमें घूमा जाता है, जबकि माल को घुमाया जाता है। और तीसरा अगर लिखने की कोशिश करें तो हो जाता है मोल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑरेंज। अब एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि ये सारे जो शब्द हैं क्या वो हिंदी शब्द हैं? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में वैद्य कहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हिंदी में प्राणवायु कहते हैं। मॉल, मॉल को तो हिंदी में बड़ा मार्केट या कुछ कह सकते हैं। ऑरेंज को कहते हैं संतरा। तो ये सारे हिंदी शब्द ना होकर अंग्रेजी शब्द या विदेशी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में सीधे सीधे आ गए हैं। इनका बिना ट्रांसलेशन किए हमने सीधे सीधे हिंदी में इनको सम्मिलित कर लिया है, तो ये हिंदी में सीधे सीधे आए हैं। इसलिए ये वाला जो स्वर है इसको आगत स्वर कहते हैं। ये मूल हिंदी वर्णों में सम्मिलित नहीं है, ना ही इनको हिंदी वर्णों में काउंट करते समय इसको काउंट किया जाता है। इसको वर्णमाला से अलग रखा जाता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको आगत स्वर कहते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, वा, जा या ढा। तो वैसे तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं कि इनमें से केवल एक ही स्वर है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो जो बड़ा आ है वो पश्च स्वर होता है, क्योंकि हमने अग्र स्वर को तो याद कर लिया है आई ई के एग्जाम्पल से। मध्य स्वर है छोटा आ, तो बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़ा आ। अब बात करते हैं आगत स्वर किस में जाएगा। तो देखिए सबसे लास्ट में इसका डिस्कशन किया है हमने, तो इसको याद करना भी बहुत सिंपल है। ये ओ यानी कि आगत स्वर सबसे लास्ट में पश्च स्वर में आ जाएगा, और यहाँ भी ये लास्ट में अर्धविवृत में आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बताइए इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया है दंत, तालव्य, वर्ष या कंठोष्ठ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, जो सीधा सीधा पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन देख के आप परेशान हो गए होंगे कि ये सब क्या है। तो इन सब को भी हम लोग पहले समझते हैं, अभी इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं।
अब हमें देखना है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो वो किस स्थान से आ रहा है। अब स्थान का क्या मतलब है, तो उसके लिए हम देखते हैं ये फिगर। पहले यहाँ पर उच्चारण स्थान को डिनोट करते हैं कि कौन से उच्चारण स्थान को कहते क्या हैं। तो ये तो पता होगा आपको, इसको कहते हैं ओष्ठ। ये दोनों ऊपर वाला नीचे वाला, ये दो क्या हैं, तो ये दोनों दांत हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दंत। और ऊपर वाले दांत का जो जस्ट पिछला हिस्सा होता है इसको कहते हैं वर्ष। और जो जीभ के ऊपर की छत होती है उसका अगला हिस्सा कहलाता है मूर्धा। और जो छत का पिछला हिस्सा होता है वो कहलाता है तालब या तालु। और ये गले वाला हिस्से को कहते हैं कंठ। तो इतने उच्चारण स्थान होते हैं जिनसे हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ण निकलते हैं। अब स्वरों में हमें केवल 4 पढ़ना है। इनमें से वर्ष और दंत का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में जब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अभी इसमें तो इनसे कोई वर्ण बोला नहीं जाएगा, तो इनको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। अब एक साइड में इनको लिख लेते हैं और ऊपर अपने स्वरों को लिख लेते हैं। देखिए, इन अंगों का जो क्रम है यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से इन अंगों का क्रम याद कर लेते हैं कि किस क्रम में यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड स्वर याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखते हैं कैसे आसानी हो जाएगी अभी। तो यहाँ से 2-2 वर्णों का जोड़ा इन सभी अंगों के साथ नंबर नंबर से जाएगा। जैसे कि कंठ के साथ कौन सा जाएगा हमारा पहला जोड़ा, छोटा आ और बड़ा आ, यानी कि छोटा भाई और बड़ा भाई साथ में। तालब के साथ कौन सा जाएगा, अगला जोड़ा जाएगा छोटा ई और बड़ी ई का। अब 2-2 का जोड़ा सबके साथ जा रहा है तो ओष्ठ के साथ भी 2 का जोड़ा जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। अब बात बची इन सब की, तो अगर इन सब में 2 का जोड़ा जाएगा तो आगे तो फिर कोई अंग ही नहीं है जिसमें बचा हुआ जा सके। तो जो ये पूरा है ये मूर्धा के साथ चला जाएगा। देखिए, अब हमने इनको अच्छे से डिवाइड कर दिया है एकदम मैथमेटिकल वे में, 2-2 का जोड़ा। यही इसको याद रखने की एकमात्र ट्रिक है। अगर आप इसको बोल बोल के याद रखते हैं कि बताइए ऊ कहाँ से आ रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, तो आप एग्जाम में पक्का भूल जाएंगे। और अगर एग्जाम में आप बोलने की प्रैक्टिस करने लगते हैं कि देखते ही ये वर्ण कहाँ से निकल रहा है, तो निश्चित है आपको एग्जाम हॉल से बाहर बैठा दिया जाएगा। वहां बोलने लगे ए ओ कहाँ से आ रहा है, सर हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको तो बाहर बैठा दिया जाएगा। एग्जामिनर कहेगा बाहर बैठ के प्रैक्टिस करो जितनी करना है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो मैंने क्रम सेलेक्ट किया है ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए या पेन पेपर लीजिए, इस क्रम को 10-15 बार लिखिए। कंठ तालब ओष्ठ मूर्धा, कंठ तालब ओष्ठ मूर्धा, तो आपको 10 से 15 बार प्रैक्टिस करने पर ये क्रम है ये याद हो जाएगा। और बाकी इन सब के साथ 2-2 का जोड़ा आप रख दीजिए। अब बात करते हैं लास्ट की, यानी कि इसमें तो 5 वर्ण हैं, तो इन सारे वर्णों को अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, इन सब का छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई सबके साथ है। तो यहाँ भी 2 छोटे बड़े भाई हैं, तो ये भी कहेंगे हम भी अपने छोटे भाई के साथ अलग अलग रहेंगे। तो री का तो कोई छोटा भाई नहीं है, वो बेचारा ऐसे के साथ मूर्धा में ही रह जाएगा। अब ए और ऐ के लिए एक नए अंक की जरूरत है। नया अंक कहाँ से आएगा, जबकि अंक तो 4 ही हैं, तो इन्हीं में से अरेंज किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम पहले अंक को दूसरे अंक के साथ मर्ज कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा कंठ तालव्य। तो ए और ऐ चले जाएंगे कंठ तालव्य के साथ, यानी कि कंठ तालव्य से इनका उच्चारण होगा। पहला और तीसरा मिला दें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कंठ ओष्ठ। और ओ और औ इस कंठोष्ठ के साथ चले जाएंगे। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन दिए हमारे दंत, तालव्य, वर्ष या कंठोष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्वेश्चन को पहले हम साइड में कर लेते हैं। तो देखिए, ओ कहाँ दिया है, मूर्धा में दिया हुआ है। दरअसल ये कंठ तालव्य और कंठोष्ठ ये मूर्धा के ही हिस्से हैं। अगर ऑप्शन में मूर्धा दिया रहेगा तो बस आपको मूर्धा टिक करना है और आगे बढ़ना है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में मूर्धा नहीं दिया है तो फिर ये दोनों आपके कंठ तालव्य और कंठोष्ठ दिए रहेंगे। अब देखिए, ए और ऐ तो किस में चले गए थे, कंठ तालव्य में, और ओ और औ किस में थे, कंठोष्ठ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंठोष्ठ। एग्जाम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम कि बताइए, पूछा गया था
अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, अल्पप्राण को या संयुक्त व्यंजन को? तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अंग और आह को। आह का मतलब है विसर्ग को कहा जाता है। अन्य ऑप्शन जैसे कि महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन, ये सब क्या होता है? तो ये सब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब महाप्राण और अल्पप्राण को अच्छे से समझेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे उसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी अगर हिंदी का पेपर होता है तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसके ऑप्शन है कृपा, कृष्ण, आज या दृष्टि। तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आज में ये नहीं है। देखिए दोस्तों, स्वरों से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको सारे बताए हैं। अब आप एग्जाम पेपर उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का या कोई मॉडल पेपर उठाइए और स्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करके देखिए। आप 100% उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।